नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज से। पहला आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। दूसरा आर्टिकल हम आइडिया से देखेंगे, जहां पर राइटर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस वायरस को कंटेन करने में साउथ एशियन कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं और अभी तक कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटीज़ के बीच में एंगेजमेंट रही है तो उसकी कितनी सफलता रही है, जानेंगे इस पूरे आर्टिकल को। तीसरा आर्टिकल यहाँ पर है डियर पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। इस आर्टिकल में राइटर बोल रहे हैं कि हमने जो पहले हमेशा से हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि जो भी ऑप्रेस्ड हैं, जिनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है, उन लोगों के साथ में हमारी फीलिंग्स हमेशा रहती है। तो ऐसे में इजराइल के अगेंस्ट में जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हो रही थी तो इंडिया ने जो एब्सटेन किया है वो वाला बहुत दुखद है। तो जानेंगे इनका ओपिनियन। और तीसरा आर्टिकल हम यहाँ वैसे तो चौथा और आइडिया पेज से तीसरा आर्टिकल, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों अभी सिविलियन अटैक एक तरीके से हमास को डिस्ट्रॉय करने के चलते इजराइल ने सिविलियन एरियाज़ में अटैक किया। ठीक है, उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट वजह बताई जा रही है, जानेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, तो 4 आर्टिकल्स हैं, एक एक को डिटेल में देखेंगे। पर हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, कल एक कमेंट आया था कि सर लाइन बाय लाइन समझाओ समथिंग। देखो, लाइन बाय लाइन समझाने में एक तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। डिफ़िकल्टीज़ ऐसे कि जिस सेंस में, अब वही बात है, एक्टिव पैसिव वॉइस का आपको मतलब पता होगा कि हिंदी में जो चीज़ एक्टिवली बोली जाती है इंग्लिश में वही चीज़ पैसिवली लिख दी जाती है। तो ऐसे में ट्रांसलेशन करना और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अगर मैं लाइन बाय लाइन चलूँगा तो कुछ आर्टिकल्स में पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसके बजाय मैं एक फ़्लो में आपको कुछ चीज़ें समझाऊँ तो आप उन चीज़ों को समझो और फिर मैं जैसे ही PDF शेयर कर देता हूँ। वैसे आपको पता ही है कि एक दिन से डिले से मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है ना। तो ऐसे में एक कई आर्टिकल्स ऐसे आते हैं। अब जैसे कल आर्टिकल था वो जो 3 इंडिविजुअल्स को बेल दी गई थी, ठीक है, जो दिल्ली राइट्स को लेकर के, दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर के जो हुआ था। तो ऐसे में वो 2 आर्टिकल्स थे, दोनों को एक साथ समझाने में कुछ वर्ड्स भी इंटरचेंज हो रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो अपने लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी ज़रूरी थी। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में आप देखोगे अराउंड 4 से 5 ऐसे बड़े बड़े आर्टिकल्स थे जिनमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात की गई थी और हर एक आर्टिकल का अपना एक सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिकल में। तो ऐसे में कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप में। तो आप ये समझने की कोशिश करो। हाँ, मेरी हमेशा ये ट्राई रहती है कि आपको समझ में आए एक एक चीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है बीइंग हेम्ड इन। अभी कल परसों हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी जिसमें ये बताया था कि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच गई। इवन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, जो कंज्यूमर हम खुद बेयर करते हैं, जो खुदरा महंगाई है, वो 6.3% तक पहुंच गई। ठीक है, जो कि RBI को दी हुई स्लैब है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 4 ± 2% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा चली गई। और ये डेटा रिलीज़ किया गया किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। अब देखोगे कि RBI के पास में जो स्पेस अवेलेबल होता है वो स्पेस ही अगर एग्जॉस्ट हो गया तो RBI के सामने मुश्किल आ जाती है कि एक तरफ तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है क्योंकि कोविड-19 के चलते हमने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी राज्य सरकारों ने। तो ऐसे में एक तरफ तो हो गई इकोनॉमी, दूसरी तरफ आप बात करते हो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो अपनी पॉलिसी रेट्स है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उनको कर रखा है अकोमोडेटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन हो सके मार्केट में, जिससे कि डिमांड तैयार हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां क्या हो रही है कि एक तरफ इन्फ्लेशन खिंच रही है तो दूसरी तरफ इकोनॉमी डाउन चली जा रही है। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल बात हो चुकी है RBI के लिए। पर अभी भी ये चीज़ क्लियर है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए RBI लगातार इसी अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि इनकम शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों की जो अर्निंग्स है वो बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसे में डिमांड बहुत कम है। और एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर अगर
अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसमें देखो डिमांड एंड सप्लाई रूल अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो एक तो हो जाती है महंगाई बढ़ने की वजह कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है, कि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा पहुंच गया तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। पर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसे में डिमांड तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर प्रॉब्लम आ गई, वो है बताई जा रही है, बोले सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। इसका मतलब हो गया कि जो भी मटीरियल, जो भी गुड्स आकर के सिटीज़ में बिक रहे हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पर जो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, क्षेत्र विशेष जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, उनके चलते वहाँ पर सप्लाई हो गई शॉर्ट। तो सप्लाई शॉर्टेज के चलते अपने आप ही महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे में यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो मई मंथ की बात की जाए तो 5.01% चल रही थी, ठीक है। ऐसे में अप्रैल मंथ के कंपैरिजन में मई मंथ में फूड इन्फ्लेशन बढ़ी। और कोर इन्फ्लेशन की बात करें, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन में आप क्या करते हो, फूड एंड फ्यूल की प्राइसेस को एक्सक्लूड करते हो, तब जाके कोर इन्फ्लेशन आता है। और हेडलाइन में फूड और फ्यूल दोनों को कंसीडर करते हो। तो ऐसे में कोर इन्फ्लेशन में अगर फूड एंड फ्यूल प्राइस को हटा दें, जिसके चलते मान लो कि महंगाई बनी हुई है अभी, फिर भी कोर इन्फ्लेशन जो है वो 6.6%। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ बिल्कुल ऐसे लॉन्ग टर्म या कुछ ऐसे कोर इश्यूज है जिनके चलते ही ये महंगाई बढ़ रही है। जिसमें एक तो देखो कि ग्लोबली जो आप देख सकते हो कि जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस लगातार राइज होना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो भी सप्लाई चेन है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। और कोर इन्फ्लेशन तो पिछले 7 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो भी कम नहीं है, वो भी 12-13% के लगभग पहुंच चुकी है। तो ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के लिए जो टारगेट दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी देखा कि 4 ± 2%, मतलब 2 से 6% तक इन्फ्लेशन रेट को टैकल करके रखने के लिए टारगेट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को। तो उसमें भी अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो रेंज क्रॉस कर गया है। तो पॉइंट अब ये है कि एक तरफ तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को टैकल करना है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो यहाँ पर पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ क्या आरबीआई जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि अभी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या पॉलिसी रेट्स को कम कर रखा है, क्या उसको आरबीआई बढ़ाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है। अभी जो आप देख सकते हो कि ये जो अभी महंगाई बढ़ रही है, रिटेल इन्फ्लेशन, तो इसके पीछे क्या है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन। ये मैंने बताई दिया आपको, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई स्टेट्स के द्वारा कोविड-19 को डील करने के लिए, क्योंकि सेकंड वेव आ गई थी। तो इसके चलते क्या हो गया, इन्फ्लेशन में राइज देखने को मिल गया। अच्छा, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि केवल ये ट्रांजिटरी है, दैट मीन्स टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए रहेगी। जैसे स्टेट्स कुछ रिलैक्स करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है उनको, तो उसके बाद में अपने आप ही ये महंगाई धीरे धीरे डाउन होनी चली जाएगी। पर समस्या ये है कि कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो वो चिंता वाली बात है, क्योंकि लगातार कोर इन्फ्लेशन राइज हो रही है, इवन पिछले 7 सालों में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। तो एक तरफ तो कोर इन्फ्लेशन, और रही सही में डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड साइड भी अभी कम चल रही है। तो आप देखो महंगाई बढ़ भी रही है पर मांग भी कम है। अब आप सिचुएशन को देखो कि नॉर्मल कंडीशन में अगर डिमांड राइज होने लग गई तो इसका मतलब इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगी। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात है कि डिमांड कम होने के बावजूद भी महंगाई ज़्यादा है। तो ये चीज़ जल्दी से टैकल होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो ये जो एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स जो रिलीज़ करता है, जैसे सीरियल्स प्राइस इंडेक्स की हमने बात की, वो 85 मंथ्स, प्रीवियस 85 मंथ्स में से हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में भी इन कमोडिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस चल रहा है। तो वही बात है, तो महंगाई बढ़ने का एक स्कोप और हो जाता है। तो ऐसे में देखो कि कितना भी आप कंज्यूमर को रिलैक्स करने की कोशिश करो, पर प्रेशर जो है वो लगातार कंज्यूमर पे बना रहने का चांस है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे कि एक तरफ तो चलो ठीक है कि हमारे पास में अभी महंगाई बढ़ रही है कि हाँ भाई सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है हमारे पास में, तो ऐसे में हम ज़्यादा सस्ता नहीं बेच सकते। तो अभी तो चलो महंगाई का कारण है सप्लाई साइड। अब जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट होने में, तो वैसे ही ये सप्लाई साइड तो इंक्रीज हो जाएगी, पर जो प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोलेगा कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ही कमोडिटीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो हम आपको सस्ता कैसे दें। क्योंकि आज हमें पता है ना कि हमारी जो
एडिबल ऑयल की डिमांड है, हम जो कंज्यूमेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसकी लगभग 58-60% के लगभग हमारी डिमांड पूरी होती है हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मलेशिया या फिर इंडोनेशिया से जो हमारे यहाँ पर तेल आता है, खाने वाला तेल, वो अगर महंगा आएगा तो प्रोड्यूसर क्या बोलेंगे कि जी वहाँ से ही महंगा आ रहा है तो हम कैसे सस्ता दे सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं महंगी मतलब ज़्यादा बनी रहने वाली है। अब बात आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, कि जिसको आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, टारगेट दिया था 4+-2% का, कि आपको इन्फ्लेशन इसके अंदर रखनी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करो तो ऐसे में इन्फ्लेशन में स्पाइक है, पर बताया जा रहा है कि ये ट्रांजिटरी नेचर की है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पर हाँ, ये है कि अभी भी आरबीआई अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ना जाकर के अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि मार्केट में क्रेडिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सके, लोगों के हाथों में पैसा जा सके, और जब पैसा अगर जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में ऑटोमेटिकली एक सर्कुलेशन बनेगा। नहीं तो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन से ज़्यादा भारी पड़ती है डिफ्लेशन। अगर मंदी आ गई है ना, रिसेशन में अगर आप पहुंच गए आप, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तभी तो आप देखो इंटरनेशनली कोई सारे बैंक वाले इतने बेवकूफ़ थोड़े ना है कि मार्केट में पैसा फेंक रहे हैं कैसे भी करके। जैसे हमने देखा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्फ्यूज़न किया है इकोनॉमी में, कि जिसके चलते लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो मार्केट में कुछ सर्कुलेट तो होगा, फिर उसके बाद में आगे मेजर्स लिए जाएंगे जिसके चलते महंगाई को कम किया जाए। देखो सेकंड वेव है कोविड-19 की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसे में देखो रेस्ट्रिक्शंस पे जो भी लिमिटेशंस लगाई हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, वो तो देखो धीरे धीरे अब कम होने वाली है। तो आने वाले कुछ महीनों में हम देखते हैं क्या क्लैरिटी आती है कि क्या तो इन्फ्लेशन रहती है, कितनी हम ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी जो आरबीआई का या फिर सरकार का या एस्टैब्लिशमेंट जो भी हमारे, तो उनका टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ा जाए। क्योंकि ग्रोथ अगर अचीव हो जाती है, फिर अगर हम पॉलिसी रेट्स को अगर रैशनलाइज कर देते हैं कि हाँ जी अब इतनी रेट होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट ब्याज इतना चलना चाहिए, तो उसके लिए अब हमें काम करने की ज़रूरत है। पर यह है कि हाँ, एक बार इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ रेट अच्छी अचीव करना शुरू कर दे, नहीं तो वही बात है, नुकसान फिर उस तरफ से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेबर्स अगेंस्ट द वायरस। इसमें साउथ एशिया की बात की जा रही है और आर्टिकल को लिखने वाले राइटर हैं मशफीक मुबारक, महारहमान और सच्चित बलसारी। अगर इनकी बात की जाए तो ये राइटर्स जो हैं वो साउथ एशिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है। जैसे कि मुबारक की बात करें, ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के येल यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर हैं येल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड स्केल। रहमान की अगर बात करें तो ये डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी हैं महबूब उल हक रिसर्च सेंटर, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के। ऐसे ही बलसारी जी की बात की जाए तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इमरजेंसी मेडिसिन एंड ग्लोबल हेल्थ एंड पॉपुलेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये एसोसिएटेड हैं साउथ एशिया से और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ पे काम करते हैं साउथ एशिया को दिमाग में रख करके। अब देख लेते हैं इन राइटर्स ने क्या बताया है इस आर्टिकल में। देखो, बीमारी का हाल हमें पता है कि फरवरी के बाद से ही धीरे धीरे ये केसेस आने शुरू हो गए थे। चाहे पाकिस्तान की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे आप बांग्लादेश की बात करो, तो लगातार केसेस बढ़ते चले गए और रिजल्ट ये रहा कि वायरस जो है वो ना तो बॉर्डर्स को देखता है ना कुछ और। चाहे आप पॉलिटिकली डिवाइड कर लो एक रीजन को, पर वहाँ पर कोई बॉर्डर्स नहीं होती हैं उन बॉर्डर्स, मतलब वायरस के लिए कम से कम। तो इसी पेंडेमिक ने इसी चीज़ को एकदम क्लियर किया है कि हमें कहीं ना कहीं बॉर्डर्स को भुला करके इस वायरस को कंटेन करने के लिए एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है। जिसके लिए एक पॉइंट तो आ गया कि साइंस के साथ में आप जुड़े रहो, और दूसरा लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाँ इंडिया में कहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे वहाँ पर वायरस को हम कंटेन कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि आप साइंस के साथ में जुड़े रहें, साइंस को बीच में लेकर के फिर काम करें, और फोकस आपका रखें कहाँ पर कि एरिया कौन सा है। ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल वाला मेथड आप लगा दो कि हर जगह पे एक ही मेथड, नहीं। देखो 2021 का ये जो वायरस सर्ज देखने को मिला है, तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि देखो पॉलिटिकली तो डिवाइडेड रहा साउथ एशिया, पर यहाँ पर जो कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट देखने को मिला, एक कंट्री के एक्सपीरियंसेस को दूसरे कंट्री में अप्लाई किया गया, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। जैसे कि वैसे तो हम जानते हैं कि सार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है
जो 1985 में इस्टेब्लिश तो हो गया था, पर अभी तक भी आप देखो कि कुछ भी सक्सेसफुल आउटकम नहीं निकल पाया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। वजह क्या है इस कॉरपोरेशन के फेल होने की? एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो उसके हत्थे ये सार्क चढ़ जाता है। तो ऐसे में आप देखो कि 2014 से लेकर अभी तक सार्क की कोई समिट नहीं हुई है। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं कुछ और ऑप्शंस पे काम करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम अगर इस बीमारी के लिए या कोई और इश्यूज़ पर साथ मिलकर के काम करें तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिफरेंस चल रहा है साउथ एशिया में, उस पॉलिटिकल डिफरेंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कोविड को कंटेन करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन चारों कंट्रीज़ की अगर बात करें तो एक प्रिवेंटिव अप्रोच तैयार की जा सकती है कि हम साथ मिलके कैसे काम करें। पर चलो ठीक है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हैं, इसको तो चलो ठीक है कि हाँ सरकारें तो नहीं चाहती, पर जो सिविल सोसाइटी है वो तो एंगेज कर सकती है। पीपल टू पीपल एंगेजमेंट तो हो सकता है। पाकिस्तान ने किस तरीके से कोविड को कंटेन किया वो इंडिया सीख सकता है, और बांग्लादेश ने किस तरीके से कंटेन किया वो नेपाल सीख सकता है। तो ओवरऑल बात यह आ गई कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये कोई इतना सा ही नहीं है कि केवल कोविड ही हमारे पास में एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा आप देखो माइक्रो फाइनेंस की बात करो, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की आज अगर हम बात करें तो उसका आइडिया सबसे बेस्ट कहाँ से मिला? हमें बांग्लादेश से ही मिला था, जो कि ग्रामीण बैंक का आइडिया था। सेम चीज़ आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे भी लगा सकते हो, जैसे कि साउथ एशियन इनोवेशन के पॉइंट की बात करें तो ग्रामीण बैंक है, ये कहाँ का इनोवेशन है? बांग्लादेश का इनोवेशन है। वहाँ से सब ने लर्न किया और उसको हम सब अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर देखें पाकिस्तान से ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। उस ई गवर्नेंस का पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ई वॉक्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने भी कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर ई गवर्नेंस को प्रमोट किया। इवन हम एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो डिजिटाइज्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर बात करें, जहाँ पर हम एक तरीके से स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आप देखो लोगों को जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर फर्टिलाइज़र अवेल होता है फार्मर्स को, या फिर आप देखो कि आधार बेस्ड, आधार मोबाइल और जैम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं ना, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए सीखने का एक आइडिया है। तो वो लोग उससे लर्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक ऐसे मॉडल पे काम कर सकते हैं जिससे कि एक दूसरे की लर्निंग भी हो और एक मॉडल तैयार हो सके जिससे कि इंटरनेशनल पॉइंट में भी देखें तो दूसरे कंट्रीज भी इस रीजन से देख सकें, ठीक है ना। तो ऐसे में बांग्लादेश के एनजीओज का इंडियन कंसल्टेंट्स के साथ में एंगेज करना और इस बीमारी को टैकल करना, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए हमने कितना कॉन्सेप्चुअल मॉडल अडॉप्ट किया। जैसे कि आप बात करो इधर स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो ऐसे में आप देखो कि कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन था, ठीक है। उसने ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम खत्म की। और ये जो कैंपेन था ना, स्वच्छ भारत मिशन का जो आइडिया था ओपन डेफिकेशन फ्री होने वाला, इसका ओरिजिन बांग्लादेश में हुआ था कुछ एनजीओज के द्वारा, और इसमें इंडियन कंसल्टेंट ने एंगेज किया और उसका रिजल्ट क्या रहा कि आज हम 100% ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री की कंसिडरेशन में इंक्लूड होने लग गए हैं। तो ऐसे में एक दूसरे से हमने कोई पहली बार नहीं सीखा है, हमने लगातार एक दूसरे से लर्निंग रखी है। बस फर्क इतना सही है कि पॉलिटिकल डिवीजन है, उसके चलते कहीं ना कहीं हिंड्रेंस या फिर मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि क्यों ना एक न्यू पैन साउथ एशिया कंसोर्टियम तैयार हो जिसके तहत इस कोविड-19 बीमारी को अच्छे से टैकल किया जा सके, क्योंकि ये बीमारी बॉर्डर्स को बिल्कुल नहीं देखती है। चाइना से इंडिया तक पहुंच गई, जबकि बड़ा सारा हिमालय बीच में है। उसके बावजूद अगर वो इंडिया में पहुंच सकती है तो बांग्लादेश और नेपाल और इधर आप बात करो पाकिस्तान, ये तो सारा प्लेन एरिया है। बांग्लादेश तो माउंटेनियस रीजन है, पर फिर भी वो तराई वाला एरिया है जहाँ पर हम कनेक्शन फील करते हैं कि हाँ हमारे जो रिलेटिव्स हैं यूपी, बिहार या फिर उत्तराखंड के जो लोग हैं वो वहाँ पर एक तरीके से रोटी बेटी का रिश्ता वहाँ पर चलता है। तो ऐसे में ज़्यादा मुश्किलें नहीं है इस बीमारी को फैलने में। तो बांग्लादेश ने जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ना कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल करें, उसके लिए क्या किया गया था, मास्क को पहनने के लिए आप कहोगे कैंपेन शुरू किया, जिसमें एक तो ये था नो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री के अंदर मास्क बांटे गए। दूसरा
इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया गया। तीसरा आप देखोगे मैसेजेस को मार्केट्स में लगा दिया गया, मॉस्क है वहाँ पर, मस्जिदें हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, हर जगह पर आप देखोगे कि कैसे भी करके लोगों को इस चीज़ के लिए परसुएड करना कि भाई मास्क नहीं पहनोगे तो सेफ नहीं हो। तो ऐसे में आप देखोगे इसको ओवरऑल इस पूरे काम को बोल दिया गया, इस पूरे एक कैंपेन को नॉर्म, NORM, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि लगातार इस एफर्ट के चलते आज बांग्लादेश में केसेस कितनी ज़्यादा कितने कम होने लग गए। एक बार मुझे याद है हमने डिस्कस भी किया था जिसमें ये पॉइंट था कि बांग्लादेश में फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जहां पर भी मार्केट में बैठे हैं एकदम फ्री में दे रहे हैं लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना बड़ा आसान हो पा रहा है। तो बोला वो लर्निंग हम एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसी नहीं मुद्दों के ऊपर, अगर ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो क्या रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशंस की, तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने काम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की अगर बात करें तो वो ऐसे ही मॉडल पे काम कर रही हैं और वो मॉडल गुजरात में बहुत सक्सेसफुली काम कर पाया है। सिमिलरली बांग्लादेश है, ठीक है, तो ऐसे में ही आप देखो इतने सारे बांग्लादेश से मास्क आए हैं जो कि सेवा के इस अप्रोच को सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब बांग्लादेश में फ्री में मास्क बांटे जा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं गुजरात में भी होती हुई दिखाई दे रही है सेवा कम्युनिटी के द्वारा। इसी तरीके से नॉर्म जो हमने देखा कि पब्लिक स्पेसेस में हर जगह पे जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग हो, जहाँ पर लोगों को मतलब एक तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उनको फ्री में आप दे रहे हो, उनको अवेयर कर रहे हो। इससे क्या जाता है कि आपका जो आइडिया है उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होने लग जाती है। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो अपने आप इसका रिजल्ट आपको दिखता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फिलैंथ्रोपिस्ट जो समाज कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं या प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं, वो भी स्पॉन्सर करते हैं मास्क को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लर्निंग की एक दूसरे से, चाहे वो ढाका हो चाहे चटगांव हो, इससे आइडियाज़ पिक करने हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो स्वस्थ कम्युनिटी साइंस अलायंस, ठीक है। इसमें क्या है, कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल, जैसे चाहे वो फिजिशियन हो या कोई साइंटिस्ट हो या फिर कम्युनिटी बेस्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोग क्या करेंगे, दूर दराज के गाँवों में जाकर के विजिट करेंगे और वहाँ पर वो स्प्रेड करेंगे इन्फॉर्मेशन को कि भाई इस बीमारी से हम कैसा टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कोविड-19 को कंटेन करने के लिए रूरल इंडिया में देखी गई। तो इसका हेल्प, इसकी कहीं ना कहीं ये इस मॉडल पे काम किया जा सकता है, कहाँ पे, दूसरे कंट्रीज में बचे हुए इंडिया के अलावा। नॉर्म की अगर बात करें जिसमें कि पब्लिक को अवेयर करना, वो हर एक कंट्री में, इन चारों कंट्रीज़ की बात करें साउथ एशिया में, और तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो साथ में एक एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न करो, जैसे कि एविडेंस बेस्ड इंसाइट, कि आप एक जगह पे आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट किया कुछ और उसका रिजल्ट ये रहा कि कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री को भी ये लगा कि हाँ वाकई में वहाँ पर इसके एविडेंसेस है, सफलता मिली है इस चीज़ को करने में, तो वो करने से हिचकेंगे नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से लोकलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, वही बात, साइंस के साथ में कनेक्टेड रहो और लोकल इश्यूज को फोकस में रख के फिर काम करो। तो ऐसे में एक कॉलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि मास्क वेयरिंग नॉर्म्स को साउथ एशिया के अक्रॉस चेंज कर सके, मतलब बिहेवियरल चेंज लाया जा सके। अगर हम CSA की बात करें, मतलब जो कम्युनिटी सोशल अलायंस है, इसकी अगर बात करें तो रूरल रीजन में या फिर ट्राइबल बेल्ट्स में इसका फोकस ज़्यादा रहा है। तो ट्राइबल बेल्ट्स में भी अगर हम ज़्यादा चेंजेस कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। इसके अलावा इंडिया या फिर इंडिया के फिजिशियन या फिर जो डायस्पोरा जो कि अलग अलग रीजन में काम करते हैं, तो वहाँ के आइडियाज़ को भी हम यहाँ पे कन्वर्जेंस में ला सकते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के देखो या फिर आप कहीं पर भी स्टेरॉइड्स की इनकी रिक्वायरमेंट हो, ड्रग्स की इनकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ओवरऑल पॉइंट ये आ गया कि एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज मास्किंग ट्रीटमेंट वैक्सीन प्रिपरेशन, MTV अप्रोच के बारे में बोला जाता है। नॉर्म अप्रोच होगी, CSA अप्रोच होगी, अब MTV अप्रोच होगी। अब इस में क्या हो गया, मास्किंग अगर कर लोगे तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो फिर भी ट्रीट करो, ट्रीटमेंट कर दिया तो उसके बाद में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट मैनर में काम करेगी, तो इस पूरे साउथ एशियन रीजन को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यही है, कोविड-19 क्राइसिस ने पॉलिसी मेकर्स को एक और ऑप्शन दे दिया है, और एविडेंस भी है इसके कि भाई साथ में मिलकर के काम करोगे तो इस बीमारी को भी रोक पाओगे और इस पर्टिकुलर रीजन साउथ एशिया की ग्रोथ को भी आप एंश्योर कर पाओगे। तो आशा कर रहे हैं राइटर्स कि मास्क प्रमोशन तो है ही,
पर उसके अलावा साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट भी हो जाए तो कोविड-19 भी कंट्रोल हो जाएगा। और नेशनल बाउंड्रीज को ध्यान में रखो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बावजूद आप अगर सही तरीके से कोलैबोरेट करते हो तो दूसरे इश्यूज में भी आप एंगेज कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर राइटर्स का एक ही है कि एक नया एरा शुरू हो रहा है जहां पर सोशल इनोवेशन बेस्ड साउथ एशियन कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायरस तो देखो हमें भी पता है कि बिना बॉर्डर्स के चल रहा है, और जल्दी से जल्दी इस वायरस को कंटेन करने के लिए ऑर्गेनिकली हमें काम करने की जरूरत है विदाउट कंसिडरिंग द नेशनल बॉर्डर्स, क्योंकि इस बीमारी के लिए बॉर्डर्स कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन में यही था इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डियर पीपल ऑफ पैलेस्टीन। ये आर्टिकल लिखा है मनोज कुमार झा जी के द्वारा। ये देखो पॉलिटिशियन है, मैं बताता हूँ। राइटर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के एमपी हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब अभी हमास जो कि गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है और दूसरी तरफ इजरायली स्टैब्लिशमेंट, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, 11 दिन लगातार लड़ाई चलती है, तो उसमें वहाँ पर पैलेस्टीनियन लोगों की ज़्यादा डेथ होती है बजाय कि इजरायलियों की। तो ऐसे में जब ह्यूमन राइट्स को लेकर के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई कि इजराइल के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं, तो ऐसे में इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, मतलब इंडिया ने वोट देने से मना कर दिया कि हम वोट देंगे ही नहीं। तो राइटर इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि बोला हमारी हिस्टोरिकल हमारा जो अप्रोच रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ये रही है। तो ये यहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वसुदैव कुटुंबकम, और साथ में हमने खुद ने एक बहुत ज़्यादा पीड़ा वाली ज़िंदगी जी है। तो ऐसे में हम पीड़ित लोगों के साथ में हमेशा रहे हैं, पर अब की बार पैलेस्टीन के कॉज के लिए वोट ना करके इंडिया ने एब्सटेन किया, तो बोलो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, साथ में राइटर ये बोल रहे हैं कि अभी हमने 150वीं बर्थ एनिवर्सरी देखी अभी महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी के खुद के स्टेटमेंट ऐसे हैं कि पैलेस्टीन का कॉज, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके पहले ही इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में मुद्दे शुरू हो गए थे। वजह क्या थी कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो ज्यूज जो हैं वो यूरोप से माइग्रेट कर गए थे, या तो हिटलर ने मरवा दिया था, सेम चीज़ वहाँ पे स्टालिन ने भी की थी रशिया में। तो ऐसे में वो वहाँ से माइग्रेट करके और फिर बाद में आ गए मेडिटरेनियन सी के कोस्ट पे, और उनको जगह ढूंढनी थी कि कहाँ पे सेटल होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि जहाँ से हमारा ओरिजिन है, और वो ओरिजिन कौन सा है, ये इजराइल जहाँ पर अब लोकेटेड है। ठीक है, यरूशलेम जो है ना इजराइल की कैपिटल तो नहीं है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। अब यरूशलेम बहुत ही हॉली प्लेस मानी जाती है अब्राहम के लिए, और अब्राहम से ही अपना ओरिजिन मानते हैं इस्लामिज्म वाले भी, और अब्राहम से ही अपना ओरिजिन मानते हैं ज्यूज भी। तो ऐसे परिस्थिति, और क्रिश्चियंस भी कहीं ना कहीं उसी से ओरिजिनेट होते हैं लंबे में, क्योंकि जीसस क्राइस्ट कौन थे, जू ही थे, और उन्होंने वो अगर जू थे तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात होगी कि वो भी एक अब्राहम ही है, मतलब अब्राहम के लीनियज में ही कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही ज्यूज ने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया था पैलेस्टीन वाले रीजन में। वहाँ पर फिर अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ऐसे में महात्मा गांधी के खुद के स्टेटमेंट ये हैं कि पैलेस्टीन जो है वो वहाँ के ओरिजिनेटेड है। आज अगर उस टाइम की बात की जा रही है, बोला इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लिश वहीं से बिलोंग करते हैं, फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अरब्स की अगर बात करें तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैलेस्टीन लोकेटेड है अभी। ठीक है, तो ऐसे में ज्यूज अपनी दादागिरी के चलते अगर उन पैलेस्टीनियंस को भगाते हैं या फिर उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनके ऊपर क्रूएल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर वायलेंस क्रिएट करते हैं, बोलो वो चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं ज्यूज को एक कह सकते हैं ना पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंश्योर करनी चाहिए, या फिर पहले राइट्स आने चाहिए पैलेस्टीनियंस के। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि इसी चीज़ पर हमने अभी तक हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारी अप्रोच रही है कि जिसमें पैलेस्टीनियन कॉज को ही हमने सपोर्ट किया है। वसुदैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो ऐसे में हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, पर वही चीज़ है कि बोला अब इस टाइम पे जो करंट रिजीम जो चल रहा है इंडिया में, उन्होंने इस चीज़ से एक तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कर लिया है। पिछले 74 ईयर्स की अगर बात करें तो 74 सालों के इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने केवल और केवल ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की कोशिश की है। पर जैसे अपार्थेड रंग भेद की अगर बात करें
तो साउथ अफ्रीका के साथ में हमारे रिलेशन कब ठीक हुए? जब 1993-94 में वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और ब्लैक्स के साथ में होने वाला जो एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था वाइट लोगों का, तो तब जा कर के हमने वहाँ रिलेशन अच्छे किए। इसके अलावा जहाँ पर भी जेनोसाइड्स हो रहे थे, जहाँ पर भी मास किलिंग हो रही थी, उन कंट्रीज़ को और उन पर्टिकुलर इवेंट्स को भी हमने क्रिटिसाइज़ किया था हमेशा। तो ऐसे में आज हमारे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन करने को लेकर के इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जो पावरफुल लोग हैं उनके सामने कहीं ना कहीं अपने आप को उनकी तरफ इंक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बजाय कि एक न्यूट्रल एक अपना बिहेवियर कंटिन्यू करना। तो ये चीज़ यहाँ पे लगातार बताई जा रही है। फिर बाद में हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं कि हमारा इमोशनल एसोसिएशन उन सभी से रहा है जो लोग स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि हमने भी तो इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की थी, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत ही सोच समझ करके साइड कर दिया गया है, ठीक है। रही सही में एक इस्लामोफोबिया का जो माहौल बना हुआ है अभी देश में, बोलो उसको भी एक सपोर्ट दिया जा रहा है कंटिन्यूस मैनर में। बट पॉइंट यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ किस तरीके से इन अरब कंट्रीज़ को देखते हैं, क्या उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए? तो ऐसे में एक चीज़ बताई जा रही है, वो बात आप देख सकते हो कि इजराइल और इंडिया के रिलेशंस अभी किस लेवल पे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इस्लामोफोबिया का जो माहौल है उसकी अगर बात की जाए तो वो केवल इंडिया में नहीं, अलग अलग लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे इमैनुअल मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट, राइट, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं। और वहाँ पर हमने देखा ही था कि सेक्युलरिज्म को लेकर के कितना हमने डिस्कशन किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक मतलब एक इमेज दिखाने के चलते एक टीचर को मार दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग ही माहौल बन रहा है, ठीक है। ऐसे न्यूजीलैंड की कल परसों एक न्यूज़ थी, क्राइस्ट चर्च में जो अटैक हुआ था, ठीक है, शायद 2-3 साल हो गए, तो उसके बाद में अभी न्यूजीलैंड में भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर का ये है कि इस्लामोफोबिया के माहौल को या फिर जो एक नैरेटिव अभी क्रिएट हो चुका है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीन से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं, पर हमारी हिस्ट्री को हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बात थोड़ी देखो पॉलिटिक्स वाली आ जाती है कि भाई इलेक्शन में मेजोरिटी अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सब कुछ अपने हाथों में ले चुके हो, क्योंकि अगर सरकारें बदल रही हैं और हमारे इंटरनेशनल ओरिएंटेशन अगर बदलते रहेंगे तो फिर बाद में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक ये माना जाता रहा है कि इंडिया में सरकार चाहे कोई सी भी आए, इंडिया का इंटरनेशनल ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फॉरेन अफेयर्स में ऑलमोस्ट वो की वो चीज़ें मोर और लेस चेंज होकर के भी वो की वो चीज़ें एक ट्रेंड में देखने को मिलती है। तो एक इजराइल और पैलेस्टीन वाले मुद्दे की अगर बात करें तो देखो इस पे हमने एक एक्सप्लेन पेज भी डिस्कस किया था पहले, जिसमें ये बताया गया था कि पहले हम पैलेस्टीन कॉज के लिए गए थे, फिर उसके बाद में जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है ये वाली, तब से हमने इजराइल के साथ में हमारी एंगेजमेंट बढ़ा ली, पर फिर से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और बैलेंस बनाने के चलते ही हमने एब्सटेन किया है, ना तो इजराइल को फेवर किया ना पैलेस्टीन को। क्योंकि अभी नेक्स्ट आर्टिकल में हमें इसका आंसर मिलेगा, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया ने एब्सटेन किया, उसके पीछे की वजह भी हमें थोड़ी समझ में आएगी। खैर अभी फिलहाल तो राइटर का ओपिनियन ये है कि हमने हिस्टोरिकली जो हमारा स्टांस था उसको हमने चेंज किया। फिर उसके बाद में वॉल्फ प्राइज़ के लिए, जो इजराइल के प्रेस्टीजियस वॉल्फ प्राइज़ के लिए जब वहाँ के एक राइटर जिनका नाम है यहूदी मेनुहिन, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि आप कैसे पैलेस्टीनियन लोगों के साथ में इतनी तरीके से, मतलब इतने बुरे तरीके से व्यवहार कर सकते हो, ठीक है। तो राइटर बस वही चीज़ बोल रहे हैं कि पैलेस्टीनियन लोगों से, छोटे बच्चों से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो भी किया वो मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई लाइक दैट, वो देखो इतनी ज़्यादा काम की नहीं, हमें माफ़ कर दो, वो चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं है। पॉइंट जो है वो हमें ये जानना था महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट क्या है, नंबर 1। नंबर 2 अभी लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या था। नंबर 3 ये कि भाई हमने ऐसा किया, मतलब अभी जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, ठीक है, और हमने क्यों टेक अवे किया वो, अब मतलब एक तरीके से हम क्यों अब दूर जा रहे हैं इस स्टांस से, वो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन एनिमी लाइक हमास। इस आर्टिकल को लिखा गया है याकोव फिनकेलस्टीन। आर्टिकल को लिखने वाले जो राइटर हैं ये बेसिकली कौंसल जनरल ऑफ इजराइल है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ये इन्होंने आर्टिकल लिख दिया था, अभी देखो वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार तो गिर गई है, अब वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेफ्ताली बेनेट, ठीक है। तो ऐसे में अब उनकी सरकार आने से पहले, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जब प्राइम मिनिस्टर थे ना इजराइल के, तभी आर्टिकल लिख दिया गया था। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रमज़ान का टाइम था। आप देखो
और रमज़ान दोनों एक ही, आप चिंता ना करें, क्योंकि केवल ज्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान हो गया और नॉर्मल कंडीशन से आप रमज़ान पढ़ते हैं ही, ठीक है, एक ही सेम मंथ ही है। कि रमज़ान मंथ की बात है, उस टाइम पर होता है कि हाँ हमास पीसफुली सब कुछ हो रहा था, ये अपनी तरफ से अपने को आपको डिफेंड करेंगे, थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करना, क्योंकि इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं ये। खैर आगे देखो कि रमज़ान जो है वो मुस्लिम्स के लिए हॉली मंथ है, बहुत ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है, तो वहाँ जो कि पीस के लिए डेडिकेटेड है, रिकॉन्सिलिएशन की कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको करेक्ट किया जाए, और माफ़ी के लिए कि हाँ जी अब जो भी बैर है, मनमुटाव है, उसको ख़त्म करो, आगे बढ़ो, इसके लिए ये महीना माना जाता है। पर आप देखोगे हमास टेररिस्ट ने लगभग 4000 रॉकेट्स जो हैं वो गाजा स्ट्रिप से लगातार इजराइल सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हुए कंटिन्यू रखा, जबकि आप देखोगे रमज़ान का महीना कंटिन्यू था। 12 लोग जो थे वो इस पर्टिकुलर अटैक के विक्टिम होते हैं इजराइल के अंदर, और जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमास में भी 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, जिनमें कुछ महिलाएं, बच्चे, मुस्लिम्स भी थे, ज्यूज़ भी थे, इन सब की ओवरऑल डेथ हुई। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि 70% इजराइल की पॉपुलेशन केवल और केवल रॉकेट की नोक के ऊपर थी उस टाइम पे, जब हमास के द्वारा लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे। और आप देखो कि अगर 15 सेकंड के लिए अगर इंडियन पॉपुलेशन का 70% अगर रॉकेट की नोक के ऊपर आ जाए तो आप क्या सोचोगे उस टाइम पे, रिटेलिएट करना बनेगा कि नहीं, ये चीज़ बता रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है कि हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, वो लगातार अपने सिटीजन्स का यूज़ करता है एक तरीके से शील्ड का। ये मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। वो कैसे, देखो कि कुछ फैक्ट्स की पहले हम बात करें तो प्लेन नंबर्स में तो ये दिखाई देता है कि इजराइल में तो 12 जने मरे और उधर 226 या 213 समथिंग के लगभग लोग मर गए गाजा स्ट्रिप की तरफ। तो एक तरफ तो कंपैरिजन करेंगे कि हाँ भाई वाकई में यार इजराइल के लोग तो बहुत कम मरे हैं, जबकि हमास के लोग बहुत ज़्यादा मर गए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें तो इसमें ऐसा हो गया कि एक देश को नुकसान ज़्यादा है, दूसरे को कम है, तो इस कम नुकसान वाले देश ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, ऐसा एक हो जाता है साइकोलॉजिकली। अगर मैंने जैसे फिगर बताया कि एक तरफ 12 जने मरे, एक तरफ 226 जने मरे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आता है कि इजराइल ने यार किया तो अत्याचार ही है। पर इस अत्याचार को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, आप देखते हैं। वो देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की अगर बात करें तो जब भी कोई मिलिट्री कमांडर अपनी कमांड लेता है अपने हाथ में और अपनी एक्टिविटीज़ को जब कंफर्म करता है तो 2 फैक्टर्स को उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। पहला फैक्टर तो ये, उसको ये मिलिट्री कमांडर को ये एग्जामिन करना चाहिए कि अगर मैं मिसाइल अटैक कर रहा हूँ तो उसके पहली परिस्थिति तो ये समझ ले कि कितना उसको मिलिट्री एडवांटेज मिलेगा। कहने का मतलब कि वो जो अटैक है वो किसी सिविलियन एरिया पे ना होकर के मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स पे ही करो, चाहे वो वेपन डिपो हो या फिर कोई कमांड एरिया हो या कंट्रोल सेंटर हो। कहने का मतलब जो कि आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, एनिमी की आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने वाले एरियाज को आप टारगेट करो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मिलिट्री एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक चीज क्लियर होगी, सिविलियंस पे अटैक मत करो, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहां पर सोचने का होता है कि मान लो आपके ऊपर मजबूरी आ गई कि सिविलियंस पे अटैक करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे यह देखना पड़ेगा कि आपके पास में रीजनेबल अवेलेबल है कि नहीं इंफॉर्मेशन, क्या सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कि हाँ वाकई में जो मिलिट्री कमांडर अपोजिशन पार्टी है उसकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो सिविलियन एरिया से चल रहे हैं या कहीं और से चल रहे हैं। तो ऐसे में कमांडर को ये देखना पड़ेगा कि कितने सिविलियंस की डेथ हो जाएगी अगर आप अटैक करते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में आप प्लान करोगे और प्लान में ये चीज एक्नॉलेज करोगे कि मिनिमम से मिनिमम सिविलियंस की डेथ हो वहां पे। तो एक पॉइंट तो क्या हो गया, मिलिट्री के एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करो, और दूसरा सिविलियंस पे अगर नौबत आ जाए अटैक करने की तो वहां पर आप मिनिमाइज करो नंबर्स को, कि जो सिविलियन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोलेट्रल है, कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उनको डैमेज कम हो, या सिविलियंस की जो डेथ है या डैमेजेस हैं उनको कम किया जाए। तो ऐसे में ये 2 चीजें अगर कोई भी इंडिविजुअल ध्यान में रख करके करेगा, कमांड करेगा, तो वो फिर बाद में कुछ ना कुछ मतलब बहुत हद तक नुकसान को, सिविलियंस को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए, किसी भी अटैक को कैरी करने से पहले कमांडर को कंसिडर करना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि प्रोपोर्शनैलिटी का इफेक्ट उस टाइम पे अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाता है कि जब एक ऑपोजिशन पार्टी के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिविलियन एरिया में ही लोकेटेड है।
तो ये है मेन पॉइंट। 2 पॉइंट तो हमने देखे कि कमांडर को क्या करने से, कोई भी अटैक करने से पहले क्या सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये कि क्यों यहां पर इजराइल के रॉकेट्स को सिविलियन स्टैब्लिशमेंट एरियाज के अंदर जाकर के अटैक किया गया, उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि हमास ने ह्यूमन शील्ड का यूज किया है। वो कैसे कि अपने सारे मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से शुरू किया। इससे उसका ये टारगेट था, राइटर यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि सिविलियंस को देख करके जब इजराइल प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमास ने ये एक मिसयूज किया है गाजा के सिविलियंस का, सिटीजन्स का, एक ह्यूमन शील्ड की तरह काम में ले लिया। तो ये एक मेन मुद्दा आ जाता है। बोला अब यहां पर हमें जो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल का जो सेकंड ऑप्शन था उस पर हमें रिलाई करने पे मजबूर हो गए। नहीं तो क्या था, हमास जो है वो लगातार अटैक करता जा रहा था और उधर से हमारे सिटीजन्स के ऊपर टेंशन थी। तो देखो खुद के सिटीजन्स पे जब चिंता की बात आ जाती है तो फिर बाद में मिलिट्री का रूल अपने आप ही, मिलिट्री जो है वो अपने आप इस तरीके के कदम उठाती है। तो ये है मेन पॉइंट यहां पर। हमास को हमें पता है कि इंटरनेशनली इसको एक रेडिकल इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। और हमास, अभी आप देखोगे कि 2006 में पैलेस्टीन में इलेक्शन हुए। अब अगर इजराइल के मैप की बात करें तो मैप पे चलते हैं एक बार। अब आप यहां पर मैप पे देखो कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता है हमास, ठीक है। अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो यहां पर तो देखो हमास ऑपरेट कर रहा है और यहां पर पैलेस्टीन की गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। तो 2006 से पहले तो क्या था कि दोनों रीजन्स में कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। तो ऐसे में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एंगेजमेंट भी अच्छी थी और दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रखा था। फिर 2006 में आप देखोगे हमास का रूल आना शुरू हो जाता है और गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करना शुरू कर देता है हमास, जो कि इस्लामिक रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये लोग बिल्कुल डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें इजराइल को ख़त्म करना है। तो देखो एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो पैलेस्टीन को स्टैब्लिश करना और दूसरी चीज हो गई इजराइल को डिस्ट्रॉय करना। तो ये दो चीजें हैं ना, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि पहले की सरकार जो थी, जो अभी भी कहीं ना कहीं इधर ऑपरेट कर रही है वेस्ट बैंक पे, वो तो चाह रही है कि पैलेस्टीन को हम स्थापित करें, और दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करने वाला हमास का टारगेट क्या हो गया, इजराइल को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा गैप है और आज आप देखोगे दोनों के बीच में कोई ज्यादा लिंकेजेस भी नहीं है। और हमास जो है, इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर फैमीन आ रहा है, भुखमरी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस पैसे का हमास जो है वो अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट में यूज़ कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इवन टनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं क्योंकि टारगेट क्या रह गया हमास का, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसे में बोले कि हमास अगर लगातार कोशिशें करता रहेगा हमें बर्बाद करने की, हमारे ऊपर अटैक करने की, तो क्या हम उन चीज़ों को इग्नोर करें, चाहे प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल की बात ही क्यों ना करो आप यहाँ पे। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि देखो हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे इजराइल के लोग भी शांति से रहें, तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी शांति से रहें, पर अगर वहाँ पर ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ किया जाता है और उससे हमें, हमारे सिटीजन्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में फिर हम मजबूर हो जाते हैं हमारे सिटीजन्स को बचाने के लिए। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं अटैक किया। फिर भी कोशिश ये की है कि गाजा के जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, जो डिस्ट्रॉय है, जो डैमेज है, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। और एक बार आप खुद से रीडिंग मार दोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थीम थी वो हमने समझ ली। फिर लास्ट में ये बोली जा रही है राइटर के द्वारा बात कि आज अगर देखी जाए बात, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन, मतलब इजराइल के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, जिनमें अब्राहम अकॉर्ड किया था इजिप्ट, जॉर्डन, इनके साथ में आप देखोगे सूडान, मोरक्को, यूएई, बहरीन, इन कंट्रीज़ के साथ में भी अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। तो बोला एक तरफ तो हम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास के पेट में ये चीज़ पच नहीं रही है कि कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रखा है और पैलेस्टीनियंस को प्रोवोक किया जा रहा है, इजरायली अरब्स को कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है कि इजराइल को हमें ख़त्म करना है। तो एक चीज़ ये भी आ रही है यहाँ पर निकल के, ठीक है। तो ओवरऑल देखो इजराइल का जो मुद्दा है, इंडिया इजराइल रिलेशन की बात करें तो जो पहला आर्टिकल था ना, उस आर्टिकल में तो इंडिया इजराइल रिलेशन की बात आ गई, या इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन की आ गया, इंडिया या वेस्ट एशिया रिलेशन की बात कर दूं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के अंदर एक प्रिंसिपल समझ में आ गया, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे,
ऐसे ही तो कहा जाता है ना कि मान लो एक दंगा हो रहा है, ठीक है, लोगों के हाथ में, लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है, आपके कंट्रोल में ही नहीं आ रही, और एक आप आईपीएस ऑफिसर है, तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि जो भी दंगाई है वहाँ पर एक तो एयर फायर करोगे, जिससे कि हो सकता है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, थोड़ा बहुत डिस्पर्स हो जाए भीड़ वहाँ पे। और अगर वो नहीं हो पा रही है और कोई उसमें से एक बंदा है वो बहुत ही गजब का लड़ाकू आदमी है, तो ऐसे में अगर वो भाग रहा है तो फिर क्या करते हैं, पुलिस मूवीज में देखते हो क्या करते हैं, पैर पे गोली चलाते हैं, ना कि कहीं हो कि थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, गिर जाए, फिर उसको आगे देखें, क्योंकि सजा देने का काम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट्स का है। पुलिस का तो केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। वो बात अलग है कि प्रकाश सिंह केस में क्या बोला गया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में सेपरेशन होना चाहिए, नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। खैर वो चीज़ें अलग हैं। पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर हमने मिलिट्री कैंपेन चलाने से पहले क्या क्या चीज़ें सोची जाती हैं वो हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।